हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिस स्टूमलेंट। माय नेम इज सैयद फरमान एंड आज जैसे हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th की बायोलॉजी फॉर नीट एज वेल एज फॉर क्लास 11th स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यही है, लिखा है कि क्लास 11th की बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं फॉर नीट। ठीक है, स्पेशली हमारा जो कंसर्न रहेगा नीट के लिए रहेगा। हम इसको नीट का जो व्यू है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ट्राई करेंगे पढ़ने की। एंड उसके लिए बेटर ऑप्शन क्या है, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो है, ठीक है, उसी में से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी में जो क्वेश्चंस लाइन को ट्विस्ट करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, एक एक लाइन को पढ़ के एक एक लाइन से क्वेश्चन निकाल के उस वे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो दैट्स व्हाई मैंने लिखा है फॉर नीट। तो 11th के स्टूडेंट्स भी इसको पढ़ सकते हैं, उनके लिए ज़्यादा बेटर है रादर, क्योंकि वो उनको 11th में ही नीट के लिए कैसे पढ़ना है उसके लिए गाइडेंस मिल जाएगी, तो उनके लिए ज़्यादा इजी होगा। एंड फॉर नीट, तो नीट के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं, और वहाँ से क्वेश्चंस निकालने वाले हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस लाइन से क्वेश्चन निकल सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले यही कि अगर आपको अ, नीट के अगर आप नीट एस्पिरेंट्स है तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट पे फोकस करना है। टेक्स्ट एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक बायोलॉजी की जितनी ज़्यादा बार पढ़ोगे उतना ज़्यादा बेटर है, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, उतने ज़्यादा क्वेश्चन सब आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है और कोई अच्छी सी बुक लेके उससे कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ज़्यादा फोकस आपका रीडिंग पे होना चाहिए, वो भी एनसीईआरटी बस। ठीक है, और कोई भी बुक नहीं है, कंसल्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो फोकस किस पे करना है, एनसीईआरटी में क्या लिखा है इसको एक एक लाइन करके पढ़ना है। अगर याद हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक, तो पहला ही चैप्टर जो हमारी टेक्स्ट में है अपनी 11th की एनसीईआरटी में, वो है पहला यूनिट जो है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी। ठीक, लिविंग वर्ल्ड जो भी है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इस वर्ल्ड में, उनमें क्या डाइवर्सिटी है, उसमें उनमें क्या वेरिएशंस है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो ये आप सारा पढ़ोगे। ये तो कुछ है ही नहीं, बेसिक लिखा है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। तो पहला जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द लिविंग वर्ल्ड, पहला चैप्टर रहेगा हमारा। सेकंड द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एंड थर्ड वन इज प्लांट किंगडम, फोर्थ वाला रहेगा एनिमल किंगडम। ठीक है ना, तो हम वही उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारी टेक्स्ट में दिया है। एंड जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मुझे लगेंगे कि आपको बताना अभी जरूरी है तो वो मैं बताऊंगा। ठीक है, यहीं पे पढ़ाते पढ़ाते मैं वो भी ऐड करूंगा, वो आप अपने टेक्स्ट का जो ये वाला एरिया है, यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है ये, ठीक है, इस पे लिख सकते हो आप। तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब आप सेकंड टाइम पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको वो लिख के मिलेगा, तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको खुद ही नज़र पड़ेगी उस पे। तो इस जो हमने पहला डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इन द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ दिस यूनिट यू विल गेट डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फ्रॉम टेक्सोनोमिस्ट पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, ना नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमने ग्रुप्स बनाए हैं फिर उनके बारे में पढ़ेंगे हम, कि इस ग्रुप में किस ऑर्गेनिज्म को रखा है, किस बेस पर रखा है, क्या क्राइटेरिया हमने सिलेक्ट किए। ठीक है, तो ये हमारा हमारा मेन टॉपिक रहेगा जो हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो लिखा है सिंपल सी बात है, ये आपको पढ़ना है, और ज़्यादा तो कुछ है नहीं इसमें, कि यही लिखा है कि पहले 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 जो अर्ली मैन थे तो वो क्या करते थे, वो किसी चीज़ को लिविंग और नॉन लिविंग बोलने के लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखे थे। ठीक है, अगर मोमेंट है तो लिविंग है, नहीं मोमेंट है तो नॉन लिविंग है। इसी तरह बहुत सारे क्राइटेरिया थे जो किसी साइंटिफिक बेसिस पे नहीं थे, वो उन्होंने खुद ही जनरेट किए थे, खुद ही हाइपोथेटिकली बनाए थे एंड उनको फॉलो कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि साइंटिस्ट क्या मानते हैं मॉडर्न के आज के वर्ल्ड में, किस तरीके से इनको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो आपका नेक्स्ट पेज पहला वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दिया है हमारे अर्नेस्ट मायर का के बारे में कुछ दिया है। ठीक है, तो ये क्यों पढ़ना है, ये भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अर्नेस्ट मायर जो है ये जर्मनी के थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे इनको क्या बोला जाता है, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी वाज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम इसको कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या प्राइजेस मिले, कहाँ 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 पे इनका कंट्रीब्यूशन है, वो आपको याद रखना है। उसके बाद आपको एक और चीज याद रखनी है, मायर को हम बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ये आपको और एक पॉइंट याद रखना है, क्यों, क्योंकि इनको 3 प्राइजेस मिले थे। एक तो ये है Bulletin Prize 1983, International Prize for Biology 1994, and the
क्रेफोर्ड प्राइज इन 1999, ठीक है। तो 100 साल की एज में 2004 में डेड हो गई, ठीक है। तो ये जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एटलीस्ट इनको याद रखना है। बाकी अगर नहीं भी रहता है तो चलेगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, मेन जो पहला टॉपिक हमारा रहेगा उस पे चलते हैं, द लिविंग वर्ल्ड। अभी तक मैं थोड़ा फास्ट जा रहा था क्योंकि ये तो उतना इंपॉर्टेंट था नहीं, अब इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं, तो अब हम थोड़ा स्लो डाउन होते हैं। हाँ, तो आते हैं टॉपिक पे। पहला क्या है, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। The wide range of living types is amazing. The extraordinary habitats in which we found living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, deserts, hot springs, etc. leave us speechless. ठीक है। The beauty of galloping horse, ये तो आप सिंपल सी बात है, ये उसमें इसमें कुछ नहीं दिया है, मैंने ये पढ़ लिया है पहले ही। आपके लिए मैं थोड़ा सा इसको डिक्टेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़ना है, आपको एक एक लाइन लेके पढ़ना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है। दो टाइप के क्वेश्चंस आपसे आते हैं माइंड में, जैसे ही आप किसी लिविंग ऑर्गन के बारे में सोचते हो या किसी चीज के बारे में सोचते हो कि क्या है लिविंग है, नॉन लिविंग है, या किसी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गन के बारे में सोचो, दो टाइप के क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है वो है टेक्निकल वन। टेक्निकल क्वेश्चन क्या है, वो आंसर आपको देता है कि सपोज आपका क्वेश्चन ये होता है, आप आंसर चाहते हो व्हाट लिविंग इज एज अपोजिट टू द नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग में क्या फर्क है, ठीक है। ये टेक्निकल क्वेश्चन है, मतलब आप इसमें आपको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लिविंग में ये चीज है, नॉन लिविंग में ये चीज है, ठीक है। या लिविंग ये फीचर दिखाता है, नॉन लिविंग ये फीचर दिखाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड इज अ फिलोसफिकल वन। एक टेक्निकल वन है जिसको आप टेक्निकल रीजन चाहते हो, सेकंड एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है जो ये कहता है कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ठीक है। लेकिन एज अ बायोलॉजिकल स्टूडेंट और एज अ साइंटिस्ट हम क्या करते हैं, हम वही क्वेश्चन दे सकते हैं जिसको हमारी साइंटिफिक बेसिस हो, ठीक है। तो दैट इज वाई हम पहले क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं और सेकंड क्वेश्चन के लिए फिलोसफर्स बैठे हैं, आप उनसे आंसर लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में हम क्या करेंगे, हम पहले वाले क्वेश्चन को ही आंसर करेंगे। एंड द फर्स्ट वन इज टेक्निकल वन, दैट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। चलते हैं पहले टॉपिक पे जो है व्हाट इज लिविंग। तो अगर हम ये डिफाइन करते हैं कि लिविंग क्या है, डेफिनेटली ये तो खुद ही डिफाइन होगा कि नॉन लिविंग क्या है, ठीक। तो when we try define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organisms. Suppose कौन कौन से कैरेक्टर्स पे पहले देखते हैं, ग्रोथ, reproduction, ability to sense environment, uh, mount suitable response come to our mind immediately as a unique feature of living organisms, ठीक है। One can add few more features like metabolism, ability to self replicate, self organize, interact, and emergence of this list, ठीक है ना। तो अगर आप लिविंग पूछोगे कि लिविंग क्या है, ठीक है, तो उसके लिए आपको बहुत सारे करेक्टर्स आपके माइंड में आ जाएंगे कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर उसकी ग्रोथ हो रही है तो वो लिविंग है, अगर नहीं हो रही है तो नॉन लिविंग है, ठीक है। इस तरीके से आपके माइंड में आ सकता है। रिप्रोडक्शन, अगर रिप्रोडक्शन हो रही है तो वो लिविंग है, अगर नहीं है तो नॉन लिविंग है। एबिलिटी टू सेंस, क्या वो स्टिमुलस जो उसको मिलती है, क्या वो अपने एनवायरनमेंट के स्टिमुलस को रेस्पॉन्स कर पाता है, क्या वो अपने एनवायरनमेंट के स्टिमुलस को सेंस कर पाता है, अगर कर पाता है तो लिविंग है, अगर नहीं कर पाता है तो नॉन लिविंग। इसी तरह बहुत सारे हैं। सपोज मेटाबॉलिज्म उसमें है, क्या उसमें मेटाबॉलिज्म है, ठीक नहीं है तो नॉन लिविंग। इसी तरह क्या वो इंटरेक्ट करता है, रेप्लिकेट करता है, बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स आपके माइंड में आ सकते हैं। तो हमारे टेक्स्ट ने कुछ कैरेक्टर्स को बेसिस बना के हमें दिया है पढ़ने के लिए, ठीक है। उन्हीं कैरेक्टर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, बाकी कैरेक्टर्स को छोड़ देंगे क्योंकि क्वेश्चंस भी इन्हीं कैरेक्टर से पूछे जाएंगे। पहला है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, ठीक है। पहला है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। हमें यहाँ पे ये दिया गया है, ये हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक। और उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट पे। पहला है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। यहाँ पे कुछ आपको देखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको हाईलाइट करके चलता हूँ। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर टिवन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर टिवन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मे बी आपको फील हो कि सिंपल क्वेश्चन है। तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन सेल नंबर,
सपोज अगर सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उसके लिए ग्रोथ क्या है? उसके लिए ग्रोथ है इंक्रीज इन मास। अगर उसका सेल मास इंक्रीज हो रहा है, उसकी बॉडी शेप बढ़ रही है, उसका बॉडी साइज बढ़ रहा है, तो हम कहते हैं कि उसमें ग्रोथ हो रही है। लेकिन अगर कोई मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसके लिए ग्रोथ क्या है? उसके लिए ग्रोथ है नंबर ऑफ सेल्स अगर बढ़ रही है। तो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसी के लिए इंक्रीज इन मास जो है वो ग्रोथ है, किसी के लिए इंक्रीज इन सेल नंबर ग्रोथ है। ठीक है ना? आया समझ? ये सिंपल सी बात है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे हम मान सकते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। ठीक है, हो गया। द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो आपका होता है वो सेल डिवीजन से ग्रो करता है, मतलब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती है, तो हम कहते हैं कि इसमें ग्रोथ है। In plants, this growth by cell division occurs continuously throughout lifespan. In animals, this growth can be seen only up to certain age. अब ये डिपेंड भी करता है कि अगर ग्रोथ सेल डिवीजन से हो रही है, क्या सेल डिवीजन थ्रू आउट लाइफ हो रहा है, क्या सेल डिवीजन पर्टिकुलर टाइम तक हो रहा है। जैसे एनिमल्स में पर्टिकुलर ग्रोथ आ जाती है, सपोज पहले हम होते हैं इन्फेंट, उसके बाद हम चले जाते हैं मैच्योरिटी में, एडोलसेंस में, उसके बाद वापस ओल्ड एज में। ठीक है ना? तो एडोलसेंट जब तक होते हैं, जब तक मैच्योर होते हैं, तब तक क्या होता है, तब तक हमारी ग्रोथ होती रहती है। उसके बाद हमारी ग्रोथ स्टॉप होती है और उसके बाद डिक्लाइन स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आप प्लांट्स में देखोगे तो क्या देखोगे, अगर आप उसका एक ब्रांच अगर आप काट देते हो तो वहां से नया ब्रांच आ जाता है। मतलब अगर आप उसके जब वो छोटा था तब भी ब्रांच काटोगे तब भी नया ब्रांच आएगा, अगर वो प्लांट बहुत बड़ा हो गया है तब आप एक ब्रांच काटोगे तब भी नया ब्रांच आ जाएगा। मतलब वहां पे ग्रोथ कंटिन्यूअसली होती है थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, थ्रू आउट लाइफ इंपॉर्टेंट है, ठीक, थ्रू आउट लाइफ स्पैन। However, cell division occurs in certain tissues to replace lost cells. ये एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। अगर कोई टिश्यू लॉस्ट होता है, ठीक है, तो उसको रेप्लिकेट करने के लिए सेल डिवीजन होता है। तो वहां पे डी डिफरेंशिएशन होती है। क्या होता है वो आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक, तो वो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, तो वहां से हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों होता है वो। ठीक, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कैसे ग्रो करते हैं? By cell division, one can easily observe that in vitro cultures by simple counting the number of cells under the microscope. अगर आपको देखना है कि यूनिसेलुलर जो है, क्योंकि हम यूनिसेलुलर सेल्स का अब तो उतना सेल मास उनका इंक्रीज हो रहा है, तो हम तो इस पे नहीं देख सकते ना कि एक सेल को लेंगे फिर देखेंगे कितना सेल मास इंक्रीज हो गया। ठीक, तो वहां पे अगर वो डिवाइड करके दो सेल्स बनाते हैं तो वहां पे भी हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है। ठीक, तो ये क्राइटेरिया उनके लिए भी यूज हो सकता है। इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है ना? लेकिन जो हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनके लिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। ठीक है, ये सिंपल वर्ड्स में लिखी गई है ये टेक्स्ट। अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो सिंपल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने इसको जिस मतलब आई I मीन जिस वे से हम इसको लेंगे तो उसी वे से हमें ये समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको टफ मानते हो तो टफ आपको लगेगी, और अगर इसको आप सिंपल मानते हो तो सिंपल आपको लगेगी। ठीक है ना? तो चलते हैं आगे। One must remember that increase in body mass is considered as growth. ठीक है, one must remember that increase in body mass is considered as growth. ठीक है, बॉडी मास में इंक्रीज होना ग्रोथ कंसिडर की जाती है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स also grow if we take increase in body mass. अगर आप बॉडी मास का मसला लोगे कि बॉडी मास, अगर हम लेंगे कि बॉडी मास का इंक्रीज होना, सॉरी, अगर हम लेंगे बॉडी मास का इंक्रीज होना एक ग्रोथ का फीचर है, मतलब लिविंग होने का फीचर है, तो यहाँ पे हमें एक उसका अपोजिट स्टेटमेंट मिलता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो कर सकते हैं अगर हम इंक्रीज इन बॉडी मास कंसिडर करेंगे। ठीक है, देखो कैसे। अगर हम मानेंगे बोल्डर से या सेंड मोड से, यहाँ पे आपको लिखा है माउंटेन्स के बोल्डर्स,
सैंड मॉन्स डू ग्रो, वो भी ग्रो करते हैं। कैसे ग्रो करते हैं? अगर आपने कहीं पे सैंड का एक टेला रख दिया है, ठीक है, तो वहां से विंड आएंगी, उस पे और सैंड जमा होगा, तो वहां पे वो बढ़ता बढ़ता जाएगा, तो उस हिसाब से तो वो भी ग्रो हो रहा है। ठीक, अगर बोल्डर जो है आपके किसी रिवर में है, ठीक, अगर आप देखोगे तो या तो वो उनका भी मास बढ़ता जाता है, उन पे भी सैंड आके उस पे डिपॉजिट होता रहता है और वो बड़े हो जाते हैं, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो भी ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि दो टाइप की ग्रोथ होती है। नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ग्रोथ जो होती है वो होती है एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, मतलब ग्रोथ जो होती है वो होती है आउटसाइड से, ठीक है। लेकिन ग्रोथ जो होती है बॉडी मास में, लेकिन आउटसाइड से होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है अंदर से, ठीक, अंदर से मतलब सेल्स जो है वो अंदर से डिवाइड करती है, हमारे हमारा जो बॉडी मास है वो बढ़ता है, हमारा साइज बढ़ता है। ग्रोथ देयरफॉर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, मैं अलग कलर से उसको ये अंडरलाइन करूंगा। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये जो कैन नॉट लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि आप और भी फीचर अभी पढ़ने वाले हो जिनको कुछ फीचर्स को हम मानेंगे कि हाँ ये है, कुछ को मानेंगे नहीं ये नहीं है। तो पहला जो है ग्रोथ, इसको हम नहीं मान सकते एक डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो कर सकते हैं। Conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is characteristics of living systems. A dead organism does not grow, ठीक है। कुछ कंडीशन है तब हम मान सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गन का कैरेक्टर है। जैसे कि डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते। तो अभी के लिए आपको क्या याद रखना है? पहला स्टेटमेंट यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट वन रादर कह सकते हैं इसको, जो है कि ग्रोथ जो है वो आपका डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ठीक है। ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म होने का, ठीक है। कुछ ही फीचर से सपोज हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। सपोज आपको मिलेगा कौन सा फीचर? सपोज मेटाबॉलिज्म आप देखोगे, सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म देखोगे, या आप कॉन्शियसनेस देखोगे। ये तीन कैरेक्टर्स है जो आपको याद रखने हैं आगे जाके। यही कैरेक्टर्स डिफाइनिंग फीचर हैं, अदरवाइज बाकी फीचर्स डिफाइनिंग नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे, क्या है? Reproduction likewise is a characteristic of living organisms. Sorry. तो ये भी आप फीचर बता सकते हो, जैसे कि हमने पहले ही बोला था, जैसे ही हम लिविंग कंसिडर करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे कैरेक्टर्स आते हैं। तब एक क्या आता है? रिप्रोडक्शन भी आता है। रिप्रोडक्शन भी हमारे माइंड में आता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है। पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या ये डिफाइनिंग फीचर हो सकता है या नहीं, क्यों नहीं हो सकता, क्यों हो सकता है, दोनों के कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स हम देखेंगे, ठीक है। In multicellular organisms, reproduction refers to production of progeny processing features more than, or less to similar to parents. Invariably and implicitly, we refer to sexual reproduction. Organisms reproduce by asexual means also. Fungi multiply and spread easily due to millions of asexual spores they produce. In the lower organisms like yeast and hydra, we observe budding. ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट याद याद रख सकते हो कि यीस्ट और हाइड्रा में क्या होता है? बडिंग होती है। मे बी ये आगे जाके फिर भी पढ़ने वाले हैं 12th क्लास में, यहाँ पे आप याद रख सकते हो, मे बी क्वेश्चन आ जाए। तो यीस्ट एंड हाइड्रा में क्या होती है? बडिंग होती है, वो बडिंग से रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड फंजे में स्पोर्स का यहाँ पे लिखा है मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स, तो ये भी याद रख सकते हो। प्लानेरिया फ्लैटवर्म जो है ये ट्रू रिजनरेशन में होते हैं, ये याद रख सकते हो आप। प्लान एरिया में क्या होता है? ट्रू रिजनरेशन होती है। फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रिजनरेट द लॉस्ट पार्ट, सॉरी, फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रिजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे अगर प्लान एरिया में क्या होता है? अगर प्लान एरिया कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, तो उसको हम फिर भी ऑर्गेनिज्म कहते हैं, क्योंकि उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अपना लॉस्ट पार्ट जो है रिजनरेट करे फिर से, ठीक। The fungi, the filamentous algae, the protonema of mosses all easily multiply by fragmentation. तो ये भी याद रख सकते हो कि किन किन में फ्रेगमेंटेशन होती है? फंजे में, filamentous algae में, protonema of mosses etc. इनमें फ्रेगमेंटेशन होती है। When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth, ठीक है। अगर हम यूनिसेलुलर को देखेंगे तो उनमें क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर साइज अटेन करते हैं, उसके बाद वो डिवाइड करते हैं, तो वहां पे सेल डिवीजन ही उनकी ग्रोथ कंसिडर की जाती है। मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स
increase in number of cells. We have already defined growth as equivalent to increase in cell number और मास। पहले ही मैंने बोला था दो एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, मतलब दो, ये दो ट्विन फीचर्स है ग्रोथ के। कौन कौन? एक तो नंबर, सेल नंबर का इंक्रीज होना, दूसरा सेल मास का इंक्रीज होना। Hence we notice that in single celled organisms we are not very clear about the usage of these two terms, growth and reproduction। मतलब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि क्योंकि हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि ग्रोथ कौन है और रिप्रोडक्शन कौन है, क्योंकि वहां पे रिप्रोडक्शन ही ग्रोथ कहलाती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसको यहाँ पे दिया गया है ताकि इसको डिफाइनिंग फीचर ना कहा जाए। यहाँ पे यही अंडरस्टैंड करना है आपको, क्योंकि हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में इसके लिए क्लियर नहीं है कि वहां पे कौन सा वाला फीचर रिप्रोडक्शन है और कौन सा ग्रोथ है। वहां पे वो दोनों सेम है। ठीक है, तो हम उसको ना ग्रोथ कह सकते हैं ना रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, या तो हम उनको दोनों कह सकते हैं। ठीक, अलग अलग उसको डिफाइन नहीं कर सकते, अलग अलग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसी स्टेटमेंट को लेके आपको बोला गया है देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस, एग्जांपल म्यूल्स। पहला स्टेटमेंट हम वहां पे क्लियर नहीं है, ये आपको पहला है, पहला जो आपको दिया गया है इसके अपोजिट में कि रिप्रोडक्शन को क्यों नहीं माना जाता है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो पहला ये है कि हम सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम क्लियर नहीं है यूजेज ऑफ टर्म्स, हम टर्म्स को यूज नहीं कर पाते कि ग्रोथ कौन है और रिप्रोडक्शन कौन है। ठीक है, क्योंकि वहां पे एक ही प्रोसेस होती है ग्रोथ के लिए भी रिप्रोडक्शन के लिए भी। सेकेंड चीज, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। सपोज म्यूल्स है आपके, स्ट्राइल वर्कर बीज है, ठीक है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एटसेट्रा। हेंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट, यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट be an all inclusive defining characters of living organisms. Of course no non-living object is capable of reproduction or replicating by itself, क्योंकि ये भी स्टेटमेंट है कि कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन हम स्टिल रिप्रोडक्शन को एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं मान सकते लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। क्यों? उसके लिए दो फीचर्स है आपको, दो स्टेटमेंट्स है आपको। एक तो है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स लिविंग है लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं करते, सपोज म्यूल्स है, स्ट्राइल वर्कर बीज है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स है। एंड सेकंड चीज, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम इन टर्म्स के यूजेज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को। दैट इज वाई रिप्रोडक्शन को हम नहीं मानते हैं एक डिफाइनिंग फीचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हाँ, तो ये भी सिंपल ही था। अब अब हमारे पास और तीन कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं, और वो तीनों जो है तीनों के तीनों आपको याद रखना है, क्योंकि वही कैरेक्टरिस्टिक्स आपके डिफाइनिंग फीचर्स है। तो अब हमारे पास दिया गया है मेटाबॉलिज्म पहला वाला, सेकंड वन इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड वन इज कॉन्शियसनेस। तो इन ये जो तीन है ये तीनों आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको याद रखना है, अभी के लिए याद रखना है। और हमेशा नीट में भी इससे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से फीचर्स हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो वहां पे आपको रिप्रोडक्शन भी दी जाएगी, आपको इवन ग्रोथ भी दी जाएगी। तो वहां पे आपको चूज करना है क्या, एक तो मेटाबॉलिज्म, दूसरा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड वन इज कॉन्शियसनेस। तो आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज तो दैट इज लाइफ, सॉरी, मेटाबॉलिज्म पे आते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक स्पेसिफिक फीचर है कि नहीं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल। सबको पता है कि हमारी सेल्स जो है उसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होते हैं जो डिफरेंट प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से हम लिविंग है। ठीक, the chemicals small and big belong to various classes, sizes, functions, etc. are constantly being made and changed into some other biomolecules। सिंपल सी बड़ा बात है कि हमारी बॉडी में आप फूड लेते हो, फूड को क्या किया जाता है, उसको डाइजेस्ट करके एसिमिलेशन के थ्रू सेल्स तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद वहां पे फूड को ब्रेक किया जाता है, ग्लूकोज को कार्बन्स के उसके कार्बन्स में ब्रेक करके CO2 को बाहर निकाला जाता है और हमें एनर्जी मिलती है ATP के फॉर्म में। ATP में बॉन्ड्स के फॉर्म में एनर्जी होती है। तो यही चीज है कि फूड को एक एनर्जी बॉन्ड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी चीजें होती है, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें जो है चेंज होती रहती है, एक एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक चीज से दूसरी चीज में। ठीक है, और डिफरेंट प्रोसेस होती रहती है।
दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये जो रिएक्शंस होती है या तो केमिकल रिएक्शंस होती है या तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस occurring simultaneously inside all living organisms। ठीक है। सब ऑर्गेनिज्म में एक साथ हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस होती रहती है, सबको पता है, सिंपल सी बात है। आप अभी ऑक्सीजन अपनी जो एयर है वो भी इनसाइड ले रहे हो, वहां से ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू अंदर जा रहा है और वहां से फिर प्रोसेस करके वो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच रहा है, वहां से वो ऑक्सीडेशन हो रही है फूड की। इसी तरह यहाँ से फूड खा रहे हो, वो डाइजेस्ट हो रहा है, सिमुलेट हो रहा है। ठीक है। इसी तरह इंजेक्शन का मसला है, वहां से किडनी फिल्ट्रेट कर रही है। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती है, बहुत थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमेशा होती रहती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक। बी दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, दोनों में रिएक्शंस होती रहती है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजी एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस occurring इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसको कहेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस occurring इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। जो भी रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रही है उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। कलेक्टिवली उन रिएक्शंस को जो हमारी बॉडी में होती है उनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म। किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। ठीक। मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस कैन बी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है। मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन अ सेल फ्री सिस्टम। मे बी आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में आपने एक कंडीशन क्रिएट की जिसमें आप कोई बॉडी के रिएक्शन को परफॉर्म करोगे। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, आपको याद रखना है। क्यों? अगर आपने कोई रिएक्शन आप किसी टेस्ट ट्यूब में कर रहे हो, आपने कंडीशंस वहां पे सेट की है जो हमारी बॉडी की कंडीशंस हैं, तो वो रिएक्शन ना तो वो लिविंग है नॉर नॉन लिविंग है। क्यों? उस रिएक्शन में जो रिएक्शन हो रही है वो लिविंग है। ठीक है। याद रखना, वो रिएक्शन जो हो रही है वो लिविंग है लेकिन सिस्टम नॉन लिविंग है। यहाँ पे ना तो हम उसको लिविंग कहते हैं ना तो नॉन लिविंग कह सकते हैं। Hence, while metabolism is defining feature of all living organisms without exception, isolated metabolism reactions in vitro are non-living things but surely living reactions। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहला पॉइंट, ये जो मेटाबॉलिज्म ये आपका डिफाइनिंग फीचर है। क्या है? डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन। तो आपका पहला फीचर क्या आएगा? डिफाइनिंग फीचर कौन है? मेटाबॉलिज्म आपका डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। सेकंड चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि मेटाबॉलिज्म जो एक टेस्ट ट्यूब में कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इन वाइट्रो रिएक्शन मतलब होती है जो आपकी बॉडी के बाहर हो, किसी टेस्ट ट्यूब में हो। ठीक, इन विट्रो बोलते हैं उसको। वो डेफिनेटली नॉन लिविंग थिंग्स है बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस है। ये आपको याद रखना एक पॉइंट है। मे बी आपसे पूछा जाए कि जो इन विट्रो रिएक्शंस होती है क्या वो नॉन लिविंग थिंग्स है, क्या वो लिविंग रिएक्शंस है, क्या वो नॉन लिविंग रिएक्शंस है, क्या वो लिविंग थिंग्स है, उस हिसाब से आपको इसको याद रखना है और इसको अपने माइंड में बिठा के रखना है कि वो नॉन लिविंग है। क्यों? क्योंकि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं हो रही है। लेकिन रिएक्शन लिविंग है। क्यों? क्योंकि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिएक्शन है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। हेनस हेनस सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन of the body is defining feature of life forms। ठीक है। सेल्यूलर फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो कौन कौन सी चीज है? पहला पॉइंट जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डिफाइनिंग फीचर, दैट इज मेटाबॉलिज्म। क्या है? एक तो आपका मेटाबॉलिज्म है, दूसरा क्या है? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ये टर्म्स इंटर रिलेटेड है तो आप इनको एक साथ भी याद रख सकते हो, अलग अलग भी याद रख सकते हो। आपसे अलग अलग भी पूछा जा सकता है। इसके लिए कोई भी ये नहीं कि आप बोलोगे नहीं या तो वो पूछेगा मेटाबॉलिज्म या तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म, नहीं, वो दोनों पूछ सकता है। तो आपको ये अलग अलग ही याद रखना बेटर है। ठीक है। एक तो क्या है? एक तो मेटाबॉलिज्म है, दूसरा क्या है? दूसरा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है। आया समझ? दो फीचर अभी के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डिफाइनिंग फीचर है, एक तो है मेटाबॉलिज्म, दूसरा है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन।
Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is the ability to sense their surroundings or environment and respond to environment stimuli, which could be physical, chemical or biological. सबसे important feature जो living organism में होता है वो होता है अपने environment को respond करना, stimuli जो मिलती है उसका response देना, ठीक है, respond to the environment stimuli. स्टिमुलाई कोई भी हो सकती है, फिजिकल सपोज टच किसी ने किया तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, केमिकल आपके केमिकल्स आ गए, ठीक है, आपने कोई भी चीज़ है, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल आपके बायोलॉजिकल इफेक्ट्स आ गए, ठीक है, तो डिपेंड करता है, स्टिमुलाई बहुत सारी टाइप्स की हो सकती है, तो उसको रिस्पॉन्ड करना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिक फीचर है। वी सेंस आवर एनवायरनमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स, हम अपने एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स की वजह से, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, पोल्यूटेंट्स एटसेट्रा, ठीक है। प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट वे से, एनिमल्स एक अलग वे से डिफाइन करते हैं, एनिमल्स एक अलग वे से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, प्लांट्स के लिए अलग वे से रिस्पॉन्ड करने के लिए, ठीक, लेकिन प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं। All organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental clues, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सारे ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक में क्या होता है, सेंस टू रेस्पॉन्ड एनवायरमेंट क्लूज, ठीक। हाँ ठीक है। Photo period affects reproduction and seasonal breeders, both plants and animals. All organisms handle chemical entering their body. All organisms therefore are aware of their surroundings. Human beings is the only organism who is aware of himself, that is, has self-consciousness. Consciousness therefore becomes a defining property of living organisms. तो पहले हम इसको अंडरलाइन करते हैं कि कॉन्शियसनेस जो है वो आपका डिफाइनिंग फीचर बनता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ऑलमोस्ट जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं आप आगे जाके पढ़ोगे एनिमल किंगडम में, इवन के स्पॉन्ज हाइड्रा से लेके आपको एक नर्वस सिस्टम मिलता है, नर्वस सिस्टम स्मॉल नर्वस सिस्टम होता है, कुछ नर्वस होती हैं, लेकिन वही से स्टार्ट होता है, वो भी स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड कर पाते हैं, वो भी स्टिमुलस को सेंस कर पाते हैं। तो ये जो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि वो कॉन्शियस होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कॉन्शियसनेस होती है, वो अपने एनवायरमेंट की स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड कर पाते हैं, ठीक है। When it comes to human beings, it is all the more difficult to define the living state. We observe patients lying in coma in hospitals, virtually supported by machines. ये important है, supported by machines, uh, which replace heart, lungs, etc. The patient is otherwise brain dead. क्या होता है? Otherwise brain dead. The patient has no self consciousness. Are such patients who never come back to normal life, living or non living. ठीक है, तो लिविंग और नॉन लिविंग के लिए जो फीचर्स डिफाइन किए गए हैं वो फीचर्स आप देख लोगे, उनमें से अगर एक भी प्रेजेंट है एटलीस्ट, जो हमने डिफाइनिंग फीचर बोले हैं, तो वो लिविंग है, ठीक है। In higher classes, you will come to know that all living phenomena are due to underlying interactions. Properties of tissue are not present in the constituent cells but arise as a result of interactions among the constituent cells. Similarly, properties of cellular organization are not present in the molecular constituents of the organelles but arise as a result of interactions among the molecular components of comprising the organelles. तो सिंपली है, कुछ नहीं लिखा है, खुद पढ़ सकते हैं आप। These interactions result in emergent properties on a higher level of organism. This phenomenon is true in the heredity of organisms composed of all levels. Therefore, we can say that living organisms are self-replicating. Living organisms are self-replicating. यहाँ पे आपको याद रखना है, living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating interactive systems capable of responding to external stimuli. ठीक है, बायोलॉजी ये और एक चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, पास्ट एंड इन फ्यूचर लिंक्ड टू वन अनदर by the sharing of the common genetic material but to varying degrees। सिंपल सी बात है, तो उसमें कुछ है नहीं। तो biology is the story of life on earth or biology is the story of evolution of living organisms on earth। तो देखते हैं कि कितना टाइम हो गया हमारा, उसी
को देख के हम लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना हम रहने देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डिफाइन डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे इसमें। इसमें और भी है आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, पर्सपेक्टिव मेथड जो मतलब नॉमेनक्लेचर में होता है। उसके बाद डिफाइन करेंगे कुछ चीज़ें। टेक्सन क्या होता है, सिस्टमैटिक्स क्या होता है, टेक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या होता है, स्पीशीज, जीनस एटसेट्रा, सब इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। तो अभी के लिए क्या करना है, वीडियो को जाके शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जो भी बाकी वीडियोस आने वाले हैं वो उससे आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सको। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।